चलिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई आपकी. वी स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 2. दिस इज व्हाट द डेफिनेशंस. इफ यू come to section number 2, one thing you should note down. This is very and you can say one of the most important section of your CPC. सेक्शन 2 जितने भी आपके सेक्शंस हैं उन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनमें से एक है. कैसे रेडी करना है, कई तरीके हैं इसके. नंबर 1, हाउ शुड यू प्रिपेयर दिस सेक्शन नंबर 2. फर्स्ट, डोंट फॉरगेट टू लर्न द मार्जिनल नोट्स ऑफ ऑल द definitions. This is a definition clause, तो they can ask question from the number of definition as well. वो आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं कि नंबर से. डिक्री कहाँ डिफाइंड है, वेयर द डिक्री इज डिफाइंड, वेयर जजमेंट इज डिफाइंड, वेयर ऑर्डर इज डिफाइंड. तो दे आर नॉट आस्किंग इन दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, दे आर नॉट आस्किंग यू द मीनिंग ऑफ द डिक्री. वो केवल आपसे धारा की संख्या पूछ रहे हैं और आपने डीपर पढ़ लिया लेकिन सेक्शन नंबर पे ध्यान नहीं रखा, तो यू विल मिस द क्वेश्चन. तो फर्स्ट इज व्हाट, लर्न हेडिंग्स और मार्जिनल नोट्स ऑफ ऑल द डेफिनेशंस. यू कैन नॉट स्किप इट. अगर फेल होने का मन है तो फिर भूल जाइए. नंबर 2, देन कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज डेफिनेशंस. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ दोज डेफिनेशंस. You will have to understand the technicalities of those definitions. उन सभी परिभाषाओं के आपको वो टेक्निकलिटीज समझनी होंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, उनकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस आएंगे. थर्ड पॉइंट, दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस. ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मेंस के लिए शॉर्ट नोट के लिए तैयार करनी पड़ेंगी. Like you will have to prepare decree, you will have to prepare judgment, order, mean profit, legal representative for your short note on your mains. So you must know which topic is important for your prelims, which topic is important for your mains. Only then you can qualify this exam. Otherwise there are chances of accidents. ठीक, जनरल नहीं पढ़ते हैं. जैसे हमारे सुरभि है, ये विद सोशल मीडिया पढ़ती है सब कुछ, है ना, तभी इसको 1 साल से लेकर के डेफिनेशन तक रटी भी नहीं है. हेडिंग में क्या वर्बेटम, चलो कोई नहीं. सो कम टू दिस सेक्शन नंबर 2. इसको पढ़िए अच्छे तरीके से. क्लॉज 1, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए इस तरीके से. पहले इसी को अंडरस्टैंड करते हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड द बेर एक्ट. बेर एक्ट को कैसे समझना चाहिए. यू कैन नॉट स्किप इवन ए सिंगल लाइन. आप एक भी लाइन भी नहीं छोड़ सकते हैं बेर एक्ट की. एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. हर एक शब्द के अपनी एक इंपॉर्टेंस है, आप नहीं छोड़ सकते उसको इस तरीके से. इन दिस एक्ट, इस अधिनियम में, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू दिस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट का विषय वस्तु या कोई आप सेक्शन पढ़ रहे हैं या किसी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट मीन्स हेयर आर गिवन सर्टेन डेफिनेशंस फ्रॉम 1 to 20. 1 से लेकर 20 तक कुछ यहाँ पर परिभाषा दी गई हैं. उसमें हर एक शब्द को परिभाषित किया गया है. 20 डेफिनेशंस मीन्स 20 words or phrases has been defined. So question is whether you will apply the same meaning everywhere. For example, 2 clause 2 defines decree. 2 clause 2 में डिक्री की डेफिनेशन दी गई है. 2-3 में क्या है, डिक्री होल्डर है. तो डिक्री होल्डर का मीनिंग समझाया गया है, डिक्री का मीनिंग समझाया गया है. There are 2 definitions, 2 and 2 dealing with the decree and 2-3 is dealing with what, decree holder. So whether the question is whether you will apply the same meaning in entire code, पूरी कोड में वही मीनिंग अप्लाई करेंगे. आंसर इज governed by these initial lines. कि इस एक्ट में जो कुछ भी होगा ऐसे होगा, लेकिन कब होगा, unless there is anything repugnant. ये आपको लाइन हर जगह मिलेगी कि अगर कोई कॉन्ट्ररी मीनिंग दिया गया है
तब तो आप मीनिंग को चेंज करेंगे एज पर द कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिकली कहीं दिया गया हो। अदरवाइज इन जनरल आप इन डेफिनेशन का मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ही लगाएंगे। गॉट इट और नॉट? सही है, बढ़े आगे को। अब आ जाइए 2.1 में क्या कहता है, कोड इंक्लूड्स व्हाट। यहां से एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी। कोड इंक्लूड्स रूल्स, राइट डाउन P4 प्लिम्स, यहां से क्वेश्चन आता है। एंड इसी के लिए आपको हम लोग पहले को डिस्कस कर चुके हैं, स्कीम ऑफ द कोड, वी हैव स्टडीड दिस। तो इसी को थोड़ा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं विद 2 clause 1। 2 clause 1 says what? Code includes rules. This is the code. 2 clause 1, this is धारा 2 सब क्लॉज 1 क्या कहती है, कोड इंक्लूड्स रूल्स, कोड में रूल नियम भी होंगे। सही है। अब स्कीम हम लोगों ने पढ़ी थी, अब दोबारा समझते हैं। स्कीम सीपीसी क्या है, इसके 2 पार्ट हैं। सीपीसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग हैं इसके। नंबर 1 पार्ट इज कॉल्ड कोड, एंड कोड मीन्स 158 सेक्शंस। सीपीसी में जो 158 धाराएं हैं इसको हम बोलते हैं कोड। और दूसरा पार्ट सीपीसी का होता है फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची, जिसके अंतर्गत आते हैं ऑर्डर्स एंड रूल्स। ये स्कीम है। अगर आप 2.1 को पढ़ोगे, कोड इंक्लूड्स रूल्स एज वेल। अकॉर्डिंग टू दैट कि जब आप कोड पढ़ोगे, कोड के अंतर्गत ही रूल्स को भी पढ़ के चलोगे। समझ बताइए आपको। अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है रूल, क्या नाम आ रहा है, रूल, नियम। इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कल कि रूल्स कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, हाउ द रूल्स आर मेड, एंड नियम ये कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको अब सीधा जंप करना पड़ेगा सेक्शन 121 पर। तो व्हाट आई विल एडवाइज यू, सेक्शन 2 clause 1, व्हेन यू रीड सेक्शन 2 clause 1, then you should also see in your BEREC section 121 onwards। 121 से आपको वहां पढ़ना चाहिए। एंड दो sections are very important for your prelims, not important for your mains, important for your prelims। so please go to section number 121। that is why I said this is interesting। we are jumping to now where, section number 121। पढ़ोगे ऐसे ही नहीं कि नहीं पढ़ोगे ऐसे। Section number 121, very important for your prelims। This is effect of rules in first schedule। तो heading तो रटेंगे आप। Learn the heading। The rules in first schedule have the same effect as if they were enacted in the body of this code until annulled or altered in accordance with the provisions of this part। so this section यानी कि धारा 121 क्या करती है, ये धारा आपको ये बताती है कि जो नियम हैं इनका इफेक्ट क्या होगा। what will be the effect of the rules, is it is governed by what, section number 121। 121 ये कहता है, क्या कहता है, the rules in the first schedule, यानी कि there how many orders are there, 51 orders, and they contain so many rules। ये जो नियम है, ये rules हैं, have the same effect as if they were enacted in the body of the code। में क्या है, sections हैं, है ना। यानी कि 158 sections का जो प्रभाव होगा वही प्रभाव ये नियम भी रखते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए प्रेमशिला मैडम इज रिप्रेजेंटिंग रूल्स, सही है, और निष्ठा मैडम इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शंस, गॉट इट और नॉट। हम ये मान लेते हैं कि इनके अगर एक मानवीय रूप दिया जाए तो निष्ठा इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शंस एंड प्रेमशिला मैडम इज रिप्रेजेंटिंग रूल्स। तो प्रेमशिला मैडम इज सेइंग, मिस निष्ठा डोंट अंडरमाइन मी, आई हैव द सेम इफेक्ट एज ऑफ यू। जितना तुम प्रभाव रखती हो वैसा ही प्रभाव मैं भी रखती हूँ, मैं तुमसे कम नहीं हूँ किसी कीमत पे। तो बोथ आर एट इक्वल फुटिंग्स। रूल्स आर एज इम्पॉर्टेंट, आर एज इफेक्टिव एज द सेक्शंस इन द कोड।
दिस इज द व्हाट द मैंडेट ऑफ सेक्शन 121। तो यहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, सेक्शंस का, रूल्स का, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट दी रूल्स आर एज इफेक्टिव एज सेक्शंस, गॉट इट और नॉट, until annulled or altered as per the part provisions of this part। इस भाग के प्रावधानों के अनुरूप जब तक इन नियमों को समाप्त नहीं किया जाता या उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता तब तक ऐसा रहेगा सेम इफेक्ट। इट मीन्स इनमें अमेंडमेंट भी हो सकता है और इनमें इनको एनल भी किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 121। इट इज डीलिंग विद व्हाट, अगेन राइट डाउन P for prelims। हेडिंग से यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेडिंग, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इट डील्स ओनली ऑन द इफेक्ट ऑफ रूल्स, कि रूल्स का क्या इफेक्ट है। कीवर्ड इज दिस, सेम इफेक्ट एज इफ दे वर इनेक्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, यानी कि सेक्शंस 158। सेक्शंस में जो प्रभाव होगा वही इन नियमों का भी होगा। कम टू सेक्शन 122, पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल। तो दिस इज द पावर ऑफ व्हाट, सर्टेन हाई कोर्ट्स। नो यू नीड नॉट टू गो इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट। बेसिक जो मर्म है वो आपको समझना है इसमें। प्लीज सी दिस, द लैंग्वेज ऑफ दिस 122। हाई कोर्ट्स not being the court of judicial commissioner, you may skip this as well, concentrate over this blue part। केवल नीले भाग को देखिए आप लोग, बाकी को छोड़ सकते हैं। हाई कोर्ट्स में मेक रूल्स, यहीं से वो बात बनती है कि वो लाइन कहाँ लिखी है। वेयर इज दैट लाइन कि हम कहते हैं कि अभी हमने पढ़ा था, इसकी में पढ़ा था कि हाई कोर्ट रूल्स बना सकती हैं, तो वो लाइन आपको यहाँ मिलेगी। हेयर यू विल गेट द मैंडेट दैट हाई कोर्ट मे मेक रूल्स। हाई कोर्ट नियम बना सकती है, जिन नियमों की हम बात अभी कर रहे थे। कब कब बना सकती है, सी दिस, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर नियम बना सकती है। क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, आफ्टर previous publication। this is important, write down P for prelims in your Bail Act। after previous publication, previous publication means पहले आप उसको प्रकाशित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए विधि जुडिशियल अकेडमी ने एक रूल बना दिया, now the classes will be held in evening time 8 to 11, 8 PM to 11 PM and we did not notify you as well। तो there will be reaction। कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगेगा कि दिन अपना है, शाम को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कम से कम बताते तो सही मैं सर, हमें आपने नोटिफाई भी नहीं किया। तो नोटिफाई इज ए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रीवियसली पब्लिश इट सो दैट इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन दैट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार, एटलीस्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई ये रूल्स बनाने जा रहे हैं हम, इसमें किसी को अपनी बात कुछ कहनी है नहीं कहनी है, उतने डिटेल में नहीं जाना है आपको। एक वर्ड को याद कर लीजिए, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, प्रीवियस पब्लिकेशन। तो हाई कोर्ट में मेक रूल्स, हाई कोर्ट नियम तो बना सकती है बट द कंडीशन व्हाट, प्रीवियस पब्लिकेशन। व्हाई, रेगुलेटिंग देयर ओन प्रोसीजर। हाई कोर्ट ये नियम बनाएगी फॉर व्हाट, फॉर रेगुलेटिंग देयर ओन प्रोसीजर, मीन्स इट इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ द हाई कोर्ट इटसेल्फ। और बहुत सारे रूल्स बनते हैं। देयर आर रूल्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्री, रिगार्ड कि विच मैटर शुड बी लिस्टिंग ऑफ द मैटर्स, कि किन किन मैटर को कैसे कैसे लिस्ट किया जाएगा, अर्जेंट मैटर्स को लिस्टिंग कैसे होगी, बहुत मतलब प्रोसीजर से संबंधित जो कुछ भी हो सकता है उसके संबंध में नियम बनाती है। तो रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ इट्स ओन प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर व्हाट, प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोर्ट्स सब्जेक्ट टू देयर सुपरिंटेंडेंस। ऐसे सिविल कोर्ट्स जो उसके सुपरविजन में हो, सुपरिंटेंडेंट में हो, उनके प्रोसीजर को भी रेगुलेट करने के लिए रिगार्डिंग द टाइमिंग्स, रिगार्डिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, देयर में बी सो मैनी डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक, तो ये नियम बना सकती है। तो आई कंक्लूडेड हेयर लाइक दिस, हु हैज द पावर ऑफ मेकिंग रूल, हाई कोर्ट। व्हाई द हाई कोर्ट विल मेक रूल्स,
to regulate their own procedure, to regulate the procedure of the civil courts which are subordinate to it. And what is the procedure requirement? Previous publication. Which is the section? This is section number 122. तो धारा 122 है, अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करेगी, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रेगुलेट करेगी, और उसके लिए प्रीवियस पब्लिकेशन होना जरूरी है. ये रिक्वायरमेंट है इसकी. एंड अगेन ये तो हुआ, सी द वर्ड, ये वर्ड देखिए आप लोग, high courts may make rules. The word is what? Make rules. And in the next year, may, by doing so, may by such rules annul, alter or add to all or any of the rules in the first schedule. यहाँ इसको मैं समझा देता हूँ कि उच्च न्यायालय नियम बना सकती है, और उन नियमों के बना करके क्या कर सकती है? ये सब कुछ कर सकती है. एनल, जो एग्जिस्टिंग नियम है उसको खत्म कर सकती है. अमेंड, अल्टर मीन्स अमेंडमेंट, उसके अंदर कुछ चेंज कर सकती है. और ऐड टू, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकती है, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है, कुछ भी. मीन टू से एनीथिंग कैन बी डन बाय द हाई कोर्ट. इसलिए कहते हैं योर लॉर्डशिप, जनाब, हुजूर आला, क्योंकि हुजूर आला के बाद में सब कुछ है. वो चाहे मैं करूँ, मैं चाहे ये करूँ वाली बात है ना, मेरी मर्जी, वही है. हाई कोर्ट के जज का मतलब है कि सुप्रीम पावर, कोई इनके पास कुछ भी तो नहीं है कंट्रोल किसी भी तरीके का, है ना. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली. और जैसे ही पता चल जाए कि रिमूवल इजी नहीं है, सम यू बिकम स्पेशल. नहीं, जैसे जिस कोर्ट में आप जाएंगे, यू विल बी सिविल जज, जूनियर डिवीजन, you will be magistrate, but you will be under superintendence of the high court concerned. तो हाई कोर्ट जब चाहे बुला लेगी, इधर आओ प्रेमशिला मैडम, क्या तरीका है, ये हड़काते हो आप क्लाइंट्स को, ये कोई तरीका है आपका? जी सर, लॉर्डशिप, आई विल टेक केयर. ध्यान रखिएगा कैसे जी, है ना. लेकिन हाई कोर्ट के जज को कुछ नहीं करने वाला, कोई नहीं करता. मैं, मेरी मर्जी, कर लो जो करोगे, हटा दो, हटा सकते नहीं इजीली, क्या कर लोगे मेरा. तो बहुत सारी आर्बिट्ररी पावर्स होती हैं उनके पास. और दूसरी बात, सो मोटो कॉग्निजेंस की पावर होती है. दे एंजॉय दैट पावर. किसी मुद्दे में बुला लेंगे तुम्हें, अच्छा ये रेगुलेटरी है निष्ठा की, बुलाओ इनको, जुडिशियल साइड बुलाओ इनको. अब लो, ACR भी खराब, सस्पेंडेड, दिस दैट. तो आई मीन टू से पावर जरूरी भी है. चलिए वहाँ से वापस आते हैं. तो यहाँ से हाई कोर्ट के पास ये तमाम शक्तियां हैं, पावर्स हैं. एंडलमेंट, एडिशन, अल्ट्रेशन ऑफ द रूल्स कर लेंगे आप लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट 123. अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज देयर. यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हियर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रूल कमिटीज इन सर्टेन स्टेट. P4 प्रीलिम्स लगाइए. यहाँ से क्वेश्चन, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा आपको इसकी. एक कमेटी टू बी कॉल्ड रूल कमेटी. विच सेक्शन स्पीक्स ऑफ रूल कमेटी? कौन सी सेक्शन ऐसा है, कौन सी धारा ऐसी है जो रूल कमेटी के बारे में बात करती है? दिस इज सेक्शन 123. शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. कहाँ पर? एट द टाउन विच इज द यूजुअल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट. जस्ट रिमेंबर विच सेक्शन डील्स विद द रूल मेकिंग कमेटी. दिस इज सेक्शन 123. ठीक, क्या करेगी ये? ईच कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स. निम्नलिखित लोग होंगे. एंड कौन कौन लोग होंगे ये आपको टिप्स पे होना चाहिए. कौन कौन लोग होंगे इस कमेटी में ये आपके टिप्स में होना चाहिए. यू शुड रिमेंबर ऑल द पर्सन्स हु आर द पार्ट ऑफ दिस कमेटी. नंबर 1, 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, one of whom at least has served as district judge or divisional judge for 3 years. Write down P4 prelims. मैं आपको समझा देता हूँ उसको कैसे. 3 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. तो रूल मेकिंग कमेटी में कितने हाई कोर्ट जज होने चाहिए? 3 जज होने चाहिए. नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे बी कंफ्यूज हियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. वन ऑफ whom हैज एट लीस्ट served as district judge or divisional judge for 3 years. 3 years को P4 prelims लगाइए, 3 साल से. इसका मतलब क्या है? देखिए हाई कोर्ट के जज कैसे बनते हैं. आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा. हाई कोर्ट के जज को जो प्रैक्टिकल है, मैं आई एक्सप्लेन यू दैट. हाउ कैन यू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट? नंबर 1 कैटेगरी इज ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द सर्विस. सपोज क्या, it is bound to happen, you all will become judge.
टुडे और टुमारो, है ना। आप सब लोग जज बनेंगे, सिविल जज बनेंगे पहले, देन यू विल बी प्रोमोटेड टू सीनियर डिवीजन, देन नेक्स्ट प्रमोशन टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, then you will be elevated to the post of district judge. You will get the rank of district judge. You got it? And few of you will retire from the post of district judge. Few of you may be elevated to the post of high court, depending upon your performance, depending upon your reputation, depending upon your age factor. तो earliest जितना जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे दैट इज बेटर फॉर यू, ठीक। सो वन कैटेगरी इज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जज टू हाई कोर्ट, सेकेंड कैटेगरी इज फ्रॉम द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एडवोकेट्स, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं हु प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट और एल्सवेयर इन सुप्रीम कोर्ट, they may be selected by the president on the recommendation of the collegium to be appointed as the judge of the high court. So now you will see two categories of the high court judges. One is the direct appointees from the advocates and one category is from the serving judges. So in these three high court judges, इन तीन high court judges में से at least एक high court judge ऐसा हो जो प्रमोशन से आया हो, जो डिस्ट्रिक्ट जज का रैंक पहले होल्ड कर चुका है, यानी कि दो जज ऐसे हो सकते हैं जो पहले केवल एडवोकेट थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं रहे थे. एटलीस्ट वन जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट हैव होल्डेड द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 3 years. तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. तो हाई कोर्ट जजेस 2 categories, one category of the advocate appointed as high court judge, second category district judge elevated to the post of high court judge. Got it? एंड ये बात करें कम से कम 3 में से एक हाई कोर्ट का जज ऐसा हो जिसका एलिवेशन हुआ हो. एंड व्हाई इट इज सो रिक्वायर्ड? ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज दैट जज इज हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लोअर जुडिशरी. He knows how it functions. He knows where they found it difficult to handle the situations. जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं. उन हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज के आते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जजेस का अनुभव होता है. उनको ये पता होता है कि कौन से एरिया में किस किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, प्रोसीजर में कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं. तो वो अपने सजेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस दे सकते हैं. Got it or not? So this is all about. तो ध्यान क्या रखना है? What is important? What is important for exam? 3 high court judges. One of them should have 3 years experience as district judge. बस इतनी सी बात याद रखिए. Next, 2 legal practitioners enrolled in that court. A judge of civil court subordinate to the high court. How many legal practitioners? Advocates. 2 वकील होंगे, 1 सिविल जज होगा. जो अब यहां पर यू सी द रिप्रेजेंटेशंस. सो नाउ इन दैट केस दिस कमेटी विल रिकमेंड द रूल्स. इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस किससे होंगी? रूल्स के लिए होंगी. तो कुछ एडवोकेट का एक्सपीरियंस ले लिया, एडवोकेट्स का एक्सपीरियंस आ गया. 2 लीगल प्रैक्टिशनर्स. एक लोअर जुडिशियल, भाई साहब आप नीचे लोअर कोर्ट में काम कर रहे हैं, आप बताओ क्या होना चाहिए? एक सिविल जज का एक्सपीरियंस आ गया. हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं जो जज बन गए, उनका एक्सपीरियंस आ गया. ऐसे सिटिंग हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस का भी जजमेंट आ गया के अनुभव आ गए जो पहले का भी डिस्ट्रिक्ट जज रहा है. तो इन दिस कमेटी यू विल सी द स्टेक होल्डर्स आर फ्रॉम ऑल द fields. There are advocates, there are lower judicial representation, there is representation of the high courts as well. So 3 high court judges, 2 advocates, 5 and 1 civil judge. So how many members are there? 6 members are there now. So this can be a question again. How many members are there in the rule making committee? 6 members. This is rule making committee. Then what आगे क्या है? Each member of any such committee shall hold office for such period as be prescribed by the High Court in this behalf. तो period is what? As prescribed by the High Court. Whenever any member resigns, retires, dies or ceases to reside in the state in which
द कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बिकम्स इनकेपेबल, ये क्या होता है? द सेड हाई कोर्ट में अपॉइंट अदर पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ इन हिज स्टेट। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, हल्की सी बात है कि अगर कोई मेंबर रिटायर हो जाता है, मतलब या कोई रिज़ाइन करता है या कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, रिटायर, रिज़ाइन, डाइज, ये तो सिंपल सी बातें हैं। एक है सीजेस टू रिजाइड इन द स्टेट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन विच द कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। इट इज़ बट नेचुरल कि इफ एनी मेंबर रिटायर्स, इफ एनी मेंबर रिजाइन्स और डाइज, देयर विल बी रिप्लेसमेंट। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, इफ समवन सीजेस टू रिजाइड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, अगर कोई व्यक्ति उस प्रदेश को छोड़ देता है तो भी उस व्यक्ति का रिप्लेसमेंट सर्च किया जाएगा और वो काम करेगा, या फिर कार्य करने में इनकेपेबल हो जाए, तब क्या करेगी हाई कोर्ट हु विल अपॉइंट, हाई कोर्ट में अपॉइंट अनदर पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ दिस। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रूल मेकिंग कमेटी। देयर शैल बी सेक्रेटरी who shall be appointed by the high court and shall receive such remunerations as may be provided in this behalf by the state government. तो there will be a secretary in addition। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं थोड़ा सा स्पीड करके इसको मेन कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा देता हूँ इसी उसमें फटाफट। सेक्शन 124 कमेटी टू रिपोर्ट टू द हाई कोर्ट, हेडिंग को रट लेना। Every rule committee shall make a report to the High Court on any proposal to annul, alter or add to the rules to make new rules in the first schedule। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसी प्रत्येक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी हाई कोर्ट को। दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली टू रिपोर्ट, दैट कमेटी विल फंक्शन एंड देन दे विल प्रिपेयर ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाएंगे और हाई कोर्ट को सौंप देंगे। आगे क्या होगा? The High Court shall take such report into consideration before making any rule under section 122। यहाँ पर समझ लीजिए, सेक्शन 122 में रूल मेकिंग पावर मिली है हाई कोर्ट को। तो हाउ द हाई कोर्ट विल मेक रूल्स? तो दिस इज द मैकेनिज्म, दे हैव फॉर्म्ड ए कमेटी, दैट कमेटी विल सेंड यू रिपोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट हाई कोर्ट विल मेक द रूल। तो ये मैकेनिज्म हो गया, एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी ने अपनी आख्या दी, उस आख्या के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर रूल्स बना दिए जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। 125 अदर हाई कोर्ट्स का, हाई कोर्ट का डिस्टिंक्शन है वहाँ पर, हाई कोर्ट, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 126 आ जाइए, रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, ये समझिए क्या है यहाँ से। दिस इज सेक्शन 126, हेडिंग को रट लेना, यहाँ से पढ़िए। रूल्स मेड अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस, जो रूल्स बनाए गए हैं शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रीवियस अप्रूवल को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पीपल प्लेम्स गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इतना याद कर लीजिए बस, इससे काम चल जाएगा आपका। कि जो रूल्स बनाए गए हैं वहाँ पर एक है कि प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी ज़रूरी है यहाँ पर। इट इज़ नॉट एज इफ कि हाई कोर्ट इज द विल डू इट at his own, they will have to seek the previous approval of the government of the state। राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और पूर्व अनुमति का जो ये बिंदु है यहाँ से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आएगा। ठीक, गॉट इट? नेक्स्ट, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है वहाँ पर आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज मार्क सेंट्रल गवर्नमेंट। Suppose this it is related to the union territory, then in that case you will seek the previous approval of the central government। write down prelims, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। section 127 publication of the rules, heading is important। rules, read it, rules so made and approved be published in the official gazette prelims। so for what is the summary, I concluded like this। Number 1, High Court has the power to make rules। Second is the mechanism, High Court constitutes a committee, that committee reports to the High Court and considering those reports High Court may make rule
and the only condition is that previous approval of the state government और central government as the case में भी। जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति इसमें लेगी इसमें। और उसके बाद में क्या होगा, रूल्स बन गए अब। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट एंड देन एंड शैल हैव द सेम इफेक्ट, सेम फोर्स एंड इफेक्ट क्या, एज इफ दे हैड बीन कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और जो रूल्स बन गए हैं अब, इनका प्रभाव कैसे होगा, इनका प्रभाव वैसे ही होगा जैसे कि वो फर्स्ट शेड्यूल में पहले से ही थे, हैड द सेम इफेक्ट। ये नहीं है कोई न्यू रूल्स बने तो इन्फीरियर हो जाएंगे। गॉट इट और नॉट? नैना मैडम समझ में आई बात? ये नहीं आई? किसको समझ में नहीं आई? यतेंद्र, एवरीवन प्रेजेंट? इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। तो ओल्ड रूल्स ऑफ existing since beginning or newly made rules हो, once they are published in the official gazette, all rules have the same effect and also rules have the same effect as the sections in the code। ये हम पढ़ चुके हैं। 128 matters for which rules may provide, लाइन पढ़िएगा। such rules, section 128 है ये, shall not be inconsistent with the provisions in the body of this code। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इसको हाईलाइट कर लीजिए, समझाता हूं। देखिए कि ये जो नियम बनाए गए हैं, हाई कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं, बना सकती है हाई कोर्ट, कोई भी रूल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इनका इफेक्ट भी ऐसे ही होगा जैसे सेक्शंस का है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बस, और वो क्या है कि रूल्स शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द सेक्शंस। ये जो नियम बनेंगे ये धाराओं के प्रावधानों के विपरीत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इफेक्ट क्या होगा, इफ द रूल्स आर इनकंसिस्टेंट देन सेक्शंस विल प्रिवेल। तो सेक्शन 128 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस इट सेज टू यू दैट रूल्स शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। कोड का मतलब है सेक्शंस, 158 सेक्शंस के जो प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, उनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। रूल्स का प्रभाव सेम होगा लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। कर लेंगे आप लोग? कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है। बाकी के पार्ट को आप छोड़ सकते हैं कि कौन कौन से मैटर पर रूल बनेंगे, वो आप स्किप कर सकते हैं। नाउ कम टू 129। इसकी भी हेडिंग से काम चल जाएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। बस 131 में है पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स, हेडिंग याद कर लीजिएगा। बस रूल शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एंड शैल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन और अदर डेट हैव द फोर्स ऑफ लॉ। बस, जय हिंद। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये रूल्स हैं, जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हो जाएगा और जो डेट मेंशन होगी ऑफिशियल गैजेट में, यानी कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट, उस डेट से दीज विल बी इफेक्टिव एज द फोर्स ऑफ लॉ, दीज विल बी एज बाइंडिंग एज द रूल्स ऑफ लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 121 to 131। तो आई कंक्लूड दिस क्लास। इन दिस क्लास वी रेड सेक्शन नंबर 1। इस क्लास में हम लोगों ने पहले सेक्शन नंबर 1 पढ़ा था। वी रेड द नेम ऑफ द कोड, इस कोड का नाम क्या है। We read the date of enforcement, then we read the application of the code। इस कोड की एप्लीकेशन क्या होगी, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, इस पर विशेष चर्चा हुई थी। We discussed that where it is not applicable, it is not applicable in case of Nagaland, in case of tribal areas of the Assam। Then we understood the meaning of the tribal areas of Assam का meaning क्या था, ठीक है। And we understood how that code can be applied there। वहाँ पर कोड कैसे अप्लाई हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है विद मॉडिफिकेशंस। एंड देन वी अंडरस्टूड द 5 टेरिटरीज, कौन जो ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, अमनदीपी, लक्षद्वीप, है ना, वो सब 5 टेरिटरीज, वहाँ पर कैसे लागू होगी सीपीसी। सीपीसी कैन बी अप्लाइड ओवर देयर बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रूल्स शुड नॉट प्रेजुडिस टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स देयर। उसमें केवल एक ही बाधा थी, उन 5 क्षेत्रों पे सीपीसी लागू कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर जो ऑलरेडी नियम लागू हैं
उनके विपरीत ना जाए वो। ठीक, ये हुआ था हमारा सेक्शन नंबर 1 हो गया था। उसके बाद में हम लोग सेक्शन 2 पर आए, वहाँ पर हमने कोड का मीनिंग समझा, कोड इंक्लूड रूल्स, और फिर रूल मेकिंग प्रोसीजर को हम लोग समझने के लिए हम लोग चले गए सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक। वहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिले आपको जहाँ से आपके प्रीलिम्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से आपका कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता है, यू डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन इन योर मेंस, बट इट वाज गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एट लीस्ट यू विल अंडरस्टैंड नाउ कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द रूल्स, इनका ओरिजिनेट, हाउ द रूल्स आर मेड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रूल्स। At least you will understand from this, and you can solve few questions in your prelims exam. From tomorrow I will discuss the important issues, very important issues, and you should read section 2. Section 2 में I have given you the notes in section, इनको एक बार खुद भी पढ़ करके आइएगा आप लोग। अब यहाँ से हम लोग एक कहानी को अलग ही दिशा में लेके जाएंगे, एंड यू विल enjoy the classes here in a different way this time. ठीक है, डोंट मिस कमिंग क्लासेस। अब जो क्लास आने वाली हैं उनको मिस मत करना भाई। तो शुड आई कंक्लूड दिस क्लास नाउ? ओके, थैंक यू वेरी मच।